भारत के संवैधानिक विकास में अब तक हम लोगों ने प्रथम चरण और प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत 1858 से लेकर के 1947 के मध्य ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन आने के बाद भारत में जो संवैधानिक विकास हुए 1947 से पहले, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो इंग्लैंड की संसद के हाथों में या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो शासन चला गया था, उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जो संवैधानिक सुधार हुए या जो संवैधानिक विकास हुआ, उसे हम द्वितीय चरण के अंतर्गत रखते हैं। और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे 1919 का अधिनियम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत में 3 प्रमुख संवैधानिक सुधार 1909, 1919 और 1935 जो थे, वे महत्वपूर्ण थे, जिन्हें भारतीय संविधान के मील का पत्थर कहा जाता था। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में उत्तरदायीपूर्ण सरकार की स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तथा भारतीयों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वशासित संस्थाओं के विकास को गतिशील बनाने के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक नए संविधान की व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें सबसे पहले जिसकी बात की गई थी वो थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। 1919 का जो अधिनियम भारत में लागू किया गया, वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लागू किया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने ब्रिटिश नियंत्रण में रहते हुए यूरोप में अनेकों युद्धों में इंग्लैंड की तरफ से भाग लिया था, जिसके बाद ये संवैधानिक सुधार भारत में किए गए। इसमें सबसे पहली जो बात थी वो थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना का तात्पर्य होता है कि ब्रिटिश का जो पूर्ण नियंत्रण रखने का जो सिद्धांत था, उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों में लोक नियंत्रण रखे जाने पर सरकारी नियंत्रण न रखने की स्थिति में ब्रिटिश अधिपत्य के अधीन स्वायत्त शासन संस्थाओं के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना का तात्पर्य होता है कि लोक नियंत्रण या ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के योगदान को निर्धारित करने के लिए और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए लोक नियंत्रण के लिए नए सुधार को स्थापित किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार कार्य था, वह था विषयों का विभाजन करना। विषयों के विभाजन का तात्पर्य था कि केंद्र और प्रांतों के मध्य कार्यों का जो विभाजन किया जाए, उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाए। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि 45 कार्य जो है वो केंद्रीय नियंत्रण में रहेंगे तथा 50 विषय जो हैं वो प्रांतों के नियंत्रण में रहेंगे। अब केंद्र के नियंत्रण की जो बात की जाती है वो थी प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, भारतीय रियासतों से संबंध, रेलवे, अंतर्देशीय जल यातायात, वायु यातायात, पोत, डाक, तार, टेलीफोन, सीमा शुल्क, सिविल सेवा, वाणिज्य, उत्पादन नियंत्रण, दंड विधि, केंद्रीय पुलिस, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद नियंत्रण, जनगणना, अखिल भारतीय सेवा, लोक सेवा आयोग आदि कार्यों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया, अर्थात विषयों का विभाजन केंद्र के अंतर्गत किया गया। और बाद में 50 विषय जो थे जिनको प्रांतों के अधीन रखा गया, उनको भी 2 भागों में विभाजित रखा गया, आरक्षित और अंतरित, जिसके अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था, पुलिस, न्याय, औद्योगिक मामले, न्याय प्रशासन, समाचार पत्र प्रकाशन पर नियंत्रण, पुस्तक प्रकाशन, मुद्रणालय, कारागृह, चुनाव, राजस्व के स्रोत, प्रांत की अखिल भारतीय और प्रांतीय स्तर की सेवाएं, आबकारी, पुस्तकालय, सार्वजनिक कार्य, ऐसे जो विषय थे, इनका प्रांतीय सूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया, परंतु विषयों का जो विभाजन किया गया, जो ये दर्शाता है कि कार्यों के आधार पर 1919 के अधिनियम में इस प्रकार से व्यवस्था की गई
कि केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों के विकास के कार्यों को महत्व दिया जाए। तीसरा जो प्रमुख कार्य था, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की संरचना। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की रचना करना। 1919 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल भारतीय विधानसभा, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, के गठन की व्यवस्था की गई, जो आज़ादी के बाद लोकसभा और राज्यसभा के नामों से जाने गए। राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई और जाति प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव कराया गया। गवर्नर जनरल को राज्यसभा को संबोधित करने के साथ ही उसके अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया और राज्यसभा का कार्यकाल प्रारंभिक समय में 5 वर्ष रखा गया, 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 140 निर्धारित की गई तथा प्रथम गठित केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्यों को समाविष्ट किया गया। ये जो विभाजन था, ये सदस्यों का विभाजन था कि किस तरीके से केंद्रीय विधानमंडल और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे 1947 के बाद लोकसभा कहा गया, और राज्यसभा का विभाजन किस तरीके से किया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 3 वर्ष निर्धारित किया गया और गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों को निर्धारित अवधि से पूर्ण विघटित करने अथवा उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल ही सदनों की बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करता था तथा वीटों के आधार पर, पीठासीन अधिकारी वीटों के आधार पर वित्तीय मामलों के अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए ताकि 1919 के अधिनियम के बाद दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से उसमें विभाजित किया जा सके। तो मुख्य जो सुधार कार्य थे उसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र और प्रांतों के मध्य विषयों का विभाजन, तीसरा था द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, चौथा था केंद्रीय कार्यपालिका का पुनर्गठन। केंद्रीय कार्यपालिका का पुनर्गठन का तात्पर्य था कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन उसकी परिषद अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका के ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए, जब केंद्रीय कार्यपालिका में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त 6 सदस्यों को, जिसमें से 3 भारतीय होंगे, सम्मिलित करने का नया जो कानून बनाया गया था, जो गवर्नर जनरल को परामर्श और प्रशासनिक दायित्व के द्वारा उनका निर्वहन करेगा। इन कार्यों के लिए केंद्रीय कार्यपालिका का पुनर्गठन किया गया। ये एक चौथा सुधार कार्य था। इसके बाद जो 5वां जो सुधार कार्य हुआ, जिसे कहा जाता है गवर्नर जनरल के अधिकारों में बढ़ोतरी करना। यहाँ गवर्नर जनरल का तात्पर्य होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सबसे बड़े, इंग्लैंड की संसद के द्वारा नियुक्त किए गए भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी। इस 1919 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को देश के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, अतः उसके अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई, जिससे कि प्रशासनिक सुधार और देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके और विधायी शक्तियों के अंतर्गत देश हित के लिए आवश्यक होने पर विधानमंडल में किसी विधेयक संशोधन का अधिकार भी उन्हें इस तरीके से दिया गया ताकि आने वाले समय में भारत में इस प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक महत्व दिया जा सके। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दोहरा शासन। अगर हम 1909 की बात करते हैं तो उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को महत्व दिया गया और 1919 की अगर हम बात करते हैं तो प्रांतों में दोहरे शासन की जो व्यवस्था स्थापित की गई वह 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, अधिनियम द्वारा प्रांतों में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था आरंभ की गई
जिसे दोहरे शासन के नाम से जाना गया। उक्त व्यवस्था में गवर्नर की अध्यक्षता में आंशिक उत्तरदायीपूर्ण सरकार के गठन का उपबंध किया गया तथा कार्यपालिका और एकल सदनी विधानमंडल की सहायता से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने का दायित्व उन्हें दिया गया। यह अधिकांश जो कार्य थे यूरोपीय पद्धति के अनुसार थे कि प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना करना, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना और दोहरी व्यवस्था में प्रांतीय विधान परिषद की रचना। यहाँ प्रांतीय विधान परिषद का तात्पर्य होता है कि गवर्नरों के 9 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, असम प्रांत, मध्य प्रांत, बर्मा के लिए अलग अलग सदनीय विधानमंडल के रूप में एक एक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा जिनके सदस्य 70% सदस्य जो हैं वे जनता के द्वारा चुने जाएंगे और बाकी 20% सदस्य गवर्नर जनरल या इंग्लैंड की संसद के द्वारा नामित किए जाएंगे, जो विधान परिषद में आंशिक दायित्व और सरकार चलाने में सरकार को महत्व देंगे। अब इसमें जो व्यवस्थाएं की गई थी वो ये दर्शाने के लिए की गई थी कि किस तरीके से उत्तरदायी सरकार और उत्तरदायी शासन व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सके। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि 1909 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सुधार कार्य क्या था, वो था इंग्लैंड में गृह सरकार का पुनर्गठन करना। यहाँ गृह सरकार का तात्पर्य हुआ करता है इंग्लैंड में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकारी राज्य सचिव होता था। वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी एक सदस्य होता था। अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसकी परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 के स्थान पर 8 की गई तथा उनके कार्यकाल में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। तो ये जो उपबंध थे, इस व्यवस्था के फलस्वरूप 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रथम प्रयास न तो प्रभावपूर्ण और न ही भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सिद्ध रहा। इसकी वजह से इसका विरोध भी प्रारंभ हो चुका था। अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो सन 1919 के अधिनियम का सर्वप्रमुख उद्देश्य शासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बढ़ोतरी करना, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। दोहरे शासन के अनेक दोषों के कारण इन उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो सकती थी। प्रांतों के विषयों का विभाजन इतने अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया था कि प्रांतों पर अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल का ही और उसके माध्यम से राज्य सचिव का अंतिम नियंत्रण बना रहे, जिससे शासन के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका, अपितु एक अति शक्तिशाली केंद्र के विकास का अवसर भी सुलभ हो सका। प्रांतों में प्रशासन पर गवर्नर को सशक्त और मंत्रियों का औपचारिक नियंत्रण रखकर प्रांतों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के साथ ही जन आकांक्षाओं की भी उपेक्षा की गई। वित्तीय मामलों पर मंत्रियों का नियंत्रण न रखकर कार्यपालिका के सदस्यों का नियंत्रण रखा गया और अधिनियम में प्रांतीय काउंसिल अर्थात कार्यपालिका के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों में सामंजस्य की व्यवस्था न होने के कारण दुविधापूर्ण स्थिति बनी रही तथा ब्रिटिश सम्राट का संरक्षण प्राप्त भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी गवर्नर के अभिकर्ता न होने के कारण मंत्रियों को सहयोग प्रदान नहीं कर सकते थे। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों पर राज्य सचिव और गवर्नर के नियंत्रण को शिथिल करने का यथोचित प्रयत्न किया गया, परंतु यह सुधार कार्य जो था ये लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सका, क्योंकि दोनों दिशाओं में ब्रिटिश भारत के प्रथम सोपान अवश्य कहीं जा सकती है। परंतु अगर मुख्य रूप से बात की जाए कि भारतीय दृष्टिकोण में 1919 का जो सुधार हुए वो मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण से थे, तो यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि दोहरा शासन व्यवस्था, प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था इस संविधान संशोधन या भारतीय संवैधानिक विकास की मूल विशेषता थी कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इंग्लैंड में गृह सरकार का पुनर्गठन किया गया। गृह सरकार के पुनर्गठन के साथ केंद्रीय कार्यपालिका का पुनर्गठन किया गया।
केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन किया गया तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए इंग्लैंड के द्वारा प्रयास 1919 के भारत के संवैधानिक विकासों में दर्शाए जाते हैं।